हम पढ़ने वाले हैं हेमाचूरिया के बारे में। हेमाचूरिया का अगर हम बात करें, हेमाचूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। और ये जो आरबीसी है, ये मेनली कहीं से भी ब्लीडिंग हो, अगर हम ग्लोमेरुलस से शुरू करें यूरेथ्रा तक, तो उसमें बेसिकली अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल्स, पेल्विक कैल्शियल सिस्टम, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, तो वो हेमाचूरिया कहलाता है। अगर हम बात करें तो टाइप्स की, तो सबसे पहला जो रहता है वो रहता है मैक्रोस्कोपिक, जिसको बोलते हैं ग्रॉस हेमाचूरिया। उसमें जो रहता है ब्लड विजिबल रहता है। जो दूसरा है वो होता है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। उसमें जो रहता है एटलीस्ट आरबीसी जो रहता है 3 वाट का रहता है, तो 3 आरबीसी पर हाई पावर फील्ड होना चाहिए यूरिन में, तो उसे माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया बोलते हैं। फिर एक जो रहता है 3 अलग टाइप के होते हैं। पहला रहता है इनिशियल हेमाचूरिया, जो रहता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है यूरेथ्रा से होती है। अगर हम बात करें टर्मिनल हेमाचूरिया, तो टर्मिनल हेमाचूरिया में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लैडर नेक या प्रोस्टेट से होता है। तो ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट से होता है तो उसे टर्मिनल हेमाचूरिया बोलते हैं। जबकि टोटल हेमाचूरिया की बात करें तो टोटल हेमाचूरिया बेसिकली उसमें अपर ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहता है और ब्लैडर भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर हेमाचूरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो रहता है, जो आरबीसी रहता है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका होता है। तो इस वजह से जो आरबीसी है वो डिसमॉर्फिक हो जाता है और वो कास्ट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करके जा रहा है तो कास्ट की तरह आ सकता है। और साथ में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो प्रोटीनूरिया भी मिलता है और यूरिन जो रहेगा वो कोला कलर्ड यूरिन रहता है। तो ये जो रहता है ग्लोमेरुलर हेमाचूरिया के फीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन होता है वो आईजीए नेफ्रोपैथी होता है और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से भी होता है। फिर लूपस नेफ्राइटिस जो रहता है अदर कॉज होते हैं। अगर हम बात करें नॉन ग्लोमेरुलर हेमाचूरिया, तो नॉन ग्लोमेरुलर हेमाचूरिया को हम यूरोलॉजिक हेमाचूरिया भी बोलते हैं। इसमें जो रहता है ब्लीडिंग बेसिकली रीनल पैपिला से या यूरोथीलियम से होता है, जो कि रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को लाइन करता है या प्रोस्टेट से हो सकता है। तो इसमें जो रहता है आरबीसी जो रहता है वो एंटर नहीं करता है, तो पूरा का पूरा आरबीसी अच्छे से दिखाई देता है। तो आइसोमॉर्फिक आरबीसी रहेगा और जो रहेगा क्लॉट्स इसमें कॉमन रहेंगे। कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया नहीं होता है क्योंकि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर हम बात करें इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है नियोप्लास्टिक। तो नियोप्लास्टिक जो रहता है किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक कोई भी कैंसर हो सकता है, आइदर आरसीसी में अगर हम बात करें या जो रहता है टीसीसी, ब्लैडर या यूटीयूसी। तो इन सब में जो रहता है नियोप्लास्टिक जो रहता है इस समय हेमाचूरिया प्रेजेंट कर सकता है। फिर जो यंग पेशेंट्स में रहता है वो रहता है दूसरा स्टोन डिजीज। स्टोन डिजीज जो रहता है बेसिकली रीनल स्टोन के केस में या यूरेट्रिक स्टोन के केस में जो रहता है प्रेजेंट कर सकता है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है और किडनी में हो सकता है, तो ऐसे में प्रेजेंट कर सकता है हेमाचूरिया। चौथा होता है ट्रॉमा, आइदर ब्लंट या पेनिट्रेटिंग। जो फिर उसके बाद प्रोस्टेट में बीपीएच हो या प्रोस्टेट कैंसर, तो वो भी हेमाचूरिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल या रीनल कॉजेज होते हैं। उसमें बेसिकली जो रहता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है या वस्कुलाइटिस हो सकता है, तो इस वजह से हो सकता है। फिर ड्रग इंड्यूस हेमाचूरिया भी हो सकता है। इसमें बेसिकली अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है या साइक्लोफॉस्फामाइड से हो सकता है। फिर वस्कुलर कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एवी मैलफॉर्मेशन हो सकता है और नट क्रैकर सिंड्रोम हो सकता है। कंजेनाइटल में मेडुलरी स्पंज किडनी में हेमाचूरिया हो सकता है और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो रहता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहते हैं उनमें भी हेमाचूरिया हो सकता है। तो अब हेमाचूरिया की बात करें तो अगर हेमाचूरिया में क्लॉट्स आ रहा है तो इसका मतलब जो हेमाचूरिया मेनली ब्लैडर या लोअर ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। अगर क्लॉट्स जो है अगर वार्म लाइक क्लॉट्स हैं तो इसका मतलब अपर ट्रैक्ट है, क्योंकि यूरेटर से पास होता है तो ये स्ट्रिंग या वार्म लाइक हो जाता है। तो वार्म लाइक क्लॉट जो रहता है अपर ट्रैक्ट डिनोट करता है। फिर उसी तरीके से हम जो है अगर बात करें, अगर हेमाचूरिया पेनफुल है तो मेनली स्टोन से एसोसिएटेड रहता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। जबकि पेनलेस हेमाचूरिया मैलिग्नेंसी होती है अनलेस एंड अनटिल हम कोई और बीमारी प्रूव करें।
तो अब रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो हेमेचूरिया जो रहता है बेसिकली रहता है हाई रिस्क हेमेचूरिया तब बोलते हैं जब एज जो है यूजुअली 35 या 40 से अबव होती है। तो 35 से ऊपर एज है और अगर किसी की स्मोकिंग हिस्ट्री है, हेमेचूरिया ग्रॉस है, तो ये जो रहता है हाई रिस्क हेमेचूरिया होता है। अगर किसी तरीके का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है या प्रायर हिस्ट्री है तो ऐसे में क्या होता है, कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें ये मैंडेटरी होता है कि हम फुली इवेलुएट करें। फिर अगर हम बात करें लो रिस्क हेमेचूरिया का, तो लो रिस्क हेमेचूरिया जो रहता है बेसिकली अगर यंग एज में हेमेचूरिया हो रहा है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, कोई प्रोटीनयूरिया नहीं है और ट्रांजिएंट है, तो ऐसे केस में जो है हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो कैसे प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे ट्रू हेमेचूरिया के बारे में कि ट्रू हेमेचूरिया है या नहीं। तो उसके लिए हमें रूल आउट करना रहता है कि मेंस्ट्रुएशन तो नहीं है, या बीट रूट की वजह से भी जो रहता है फॉल्स हेमेचूरिया हो सकता है, और कई बार मायोग्लोबिन्यूरिया या हीमोग्लोबिन्यूरिया भी हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए हमें यूरिन माइक्रोस्कोपी करना होता है। फिर अगला जो रहता है हमें रूल आउट करना रहता है कि ग्लोमेरुलर है कि यूरोलॉजिकल है। अगर आरबीसी डिसमॉर्फिक है और कास्ट मिल रहा है साथ में प्रोटीनयूरिया, तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, वो ग्लोमेरुलर हेमेचूरिया है। और अगर ये सब एब्सेंट है और आरबीसी आइसोमॉर्फिक है तो वो यूरोलॉजिकल होता है। फिर जो तीसरा जो रहता है, फिर हम अपर ट्रैक्ट इवेलुएट करते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग जो रहता है सिटी यूरोग्राफी करते हैं। सिटी यूरोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और इससे जो रहता है किसी भी तरीके का कैंसर स्टोन या कोई वस्कुलर लीजन होगा तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आरसीसी हो, यूटीयूसी हो या कोई भी वस्कुलर लीजन। अगर हम कोई भी पेशेंट प्रेगनेंसी में है या सीकेडी है तो ऐसे केस में अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हैं, और अगर कंट्रास्ट एलर्जी है तो एमआर यूरोग्राफी कर सकते हैं। फिर जो अगला स्टेप होता है उसमें हम लोग लोअर ट्रैक्ट इवेलुएट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हम पहले कंफर्म करते हैं कि ट्रू हेमेचूरिया है कि नहीं। फिर उसके बाद हेमेचूरिया को कंफर्म करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि किडनी से रिलेटेड है या यूरोलॉजिकल कॉज है। फिर सबसे पहले हम अपर ट्रैक्ट इवेलुएट करते हैं, फिर लोअर ट्रैक्ट इवेलुएट करते हैं। तो लोअर ट्रैक्ट इवेलुएशन के लिए सिस्टोस्कोपी जो रहता है वो मैंडेटरी होता है और एडल्ट में इसे करना रहता है। इससे हम लोग जो रहता है ब्लैडर में अगर कोई ट्यूमर है, सीआईएस है या प्रोस्टेट की ब्लीडिंग है तो हमें पता चल सकता है, या किसी रेडिएशन की वजह से सिस्टाइटिस है। दूसरा जो रहता है वो यूरिन साइटोलॉजी कराते हैं। यूरिन साइटोलॉजी से बेसिकली हम लोग हाई ग्रेड जो टीसीसी रहता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल सिनेरियो की बात करें तो सबसे पहले अगर हेमेचूरिया के साथ पेन है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए स्टोन। स्टोन में हेमेचूरिया के साथ पेन होता है। दूसरा जो रहता है इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और तीसरा पेपिलरी नेक्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। अगर हेमेचूरिया के साथ वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस का मतलब है कि उसको कैंसर है आइदर किडनी या ब्लैडर में, और हेमेचूरिया के साथ टीबी के फीचर हैं तो जीयू टीबी के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों में अगर हेमेचूरिया है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है बच्चों में वो जो रहता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, और दूसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है आईजीए नेफ्रोपैथी। तो बच्चों में जो रहता है हमें इमेजिंग जो रहता है तभी करते हैं अगर हेमेचूरिया परसिस्टेंट रहता है या प्रोटीनयूरिया मिलता है या बच्चे में हाइपरटेंशन है। तो ये तीन कंडीशन जो रहता है उसमें हम लोग हेमेचूरिया करते हैं, उसमें हम लोग जो रहता है इमेजिंग करते हैं। पहला परसिस्टेंट हेमेचूरिया, दूसरा प्रोटीनयूरिया और तीसरा हाइपरटेंशन। फिर अगर हम बात करें प्रेगनेंसी का तो प्रेगनेंसी में हेमेचूरिया बेसिकली स्टोन की वजह से, यूटीआई वजह से, या जो है सूडो हेमेचूरिया मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रीफर करते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड नहीं करा पा रहे हैं या हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो हमें एमआरआई कराना पड़ता है, सिटी हमें नहीं करा सकते। फिर अगर हम बात करें अगर कोई पेशेंट एंटी कोआगुलेंट पे है, अगर कोई पेशेंट एंटी कोआगुलेंट पे है तो क्या हमें उसमें इवेलुएट करना चाहिए? तो हाँ, उसमें भी हमें इवेलुएट करना चाहिए। अगर कोई ड्रग ले रहा है एंटी कोआगुलेंट पे है, उसमें हेमेचूरिया है तो हमें उसमें फुल वर्कअप कराना होता है। फिर आप बात करते हैं रेड फ्लैग साइन का हेमेचूरिया के लिए। तो अगर हेमेचूरिया पेनलेस है और ग्रॉस है तो ये डिनोट करता है मैलिग्नेंसी। ये मैलिग्नेंसी के लिए रेड फ्लैग साइन है। अगर हेमेचूरिया के साथ वेट लॉस हो रहा है तो वो आरसीसी डिनोट करता है। हेमेचूरिया में अगर क्लॉट्स है तो ये ब्लैडर ओरिजिन हो सकता है। अगर एनीमिया है तो बेसिकली इससे ये पता चलता है कि क्रोनिक कैंसर है, और बार बार हेमेचूरिया होता है तो ये सीआईएस ब्लैडर में ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर हम बात करें हेमेचूरिया के मैनेजमेंट के तो हमेशा हमें कॉज को ट्रीट करना चाहिए, ना कि हेमेचूरिया को। तो अगर ब्लैडर में कैंसर है तो हमें टीआरबीटी करना रहता है, और
जैसे कैंसर का मैनेजमेंट होता है ब्लैडर वैसे करते हैं। दूसरा आरसीसी में हमें नेफ्रेक्टमी करना रहेगा। स्टोन्स के लिए हम लोग यूआरएस या पीसीएल करते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए हम लोग स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन देंगे और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर नेगेटिव है हेमेचूरिया तो ऐसे केस में हमें फॉलोअप करना चाहिए। अब फॉलोअप कब करते हैं? अगर सीटी और सिस्टोस्कोपी नेगेटिव है तो हमें फॉलोअप करना चाहिए। इसमें बेसिकली हमें एनुअल यूरिन एनालिसिस कराते हैं और 2 से 3 साल तक फॉलोअप करते हैं। और अगर हेमेचूरिया दोबारा होता है तो उसको री इवेलुएट करते हैं। तो ओवरऑल जो हमने पढ़ा उसको दोबारा देख लेते हैं कि अगर कोई रेड कलर डिसकलर्ड यूरिन के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो सबसे पहला स्टेप होगा हेमेचूरिया को कंफर्म करना। तो यूजुअली जो रहता है हम लोग कंफर्म करते हैं कि ट्रू हेमेचूरिया है कि नहीं। अगर जो रहता है मोर देन 3 आरबीसी अगर है हाई पावर फील्ड तो वो ट्रू हेमेचूरिया बताता है। जबकि सूडो हेमेचूरिया के कॉजेज क्या होते हैं? बीट रूट हो सकता है, रिफेम्पिसिन, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद कंफर्म करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं कि वेदर इट इज ग्रॉस, विजिबल या माइक्रोस्कोपिक है। और फिर उसके बाद हम रूल आउट करते हैं बेनाइन या ट्रांजिएंट कॉजेज को। अगर बेनाइन या ट्रांजिएंट कॉजेज की बात करें तो उसमें जो रहता है मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, रिसेंट एक्सरसाइज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हो सकता है। उसके बाद भी अगर हेमेचूरिया परसिस्ट कर रहा है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सोर्स को कि वेदर इट इज ग्लोमेरुलर या यूरोलॉजिकल। ग्लोमेरुलर की अगर हम फीचर बात करें तो उसमें आरबीसी डिस्मॉर्फिक मिलेगा, आरबीसी कास्ट मिलता है, प्रोटीनूरिया मिलेगा और कोला कलर्ड यूरिन मिलता है। तो ऐसे में हमें नेफ्रोलॉजी को रिफर कर देना चाहिए। अगर हम बात करें यूरोलॉजिक का तो उसमें आइजोमॉर्फिक आरबीसी मिलता है, क्लॉट्स मिलता है और कोई भी प्रोटीनूरिया नहीं होता है। तो ऐसे में जो रहता है यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं। फिर इसमें जो रहता है पेशेंट का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अगर एज 40 से ज़्यादा है, स्मोकिंग हिस्ट्री है या ग्रॉस इमेचूरिया है या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, बार बार इमेचूरिया होता है तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो रहता है इसमें हम लोग फर्दर जो रहता है अपर ट्रैक्ट इवेल्युएशन करते हैं। जबकि अगर लो रिस्क की बात करें, अगर यंग पेशेंट है, पहली बार हुआ है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम इवेल्युएट नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो हाई रिस्क अगर रहा तो उसमें बेसिकली हम लोग अपर ट्रैक्ट इवेल्युएट करते हैं और इसमें बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड सिटी यूरोग्राम होता है और इसमें हम लोग जो रहता है कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, पेपिलरी नेक्रोसिस या कोई भी वस्कुलर लीजन या स्टोन डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिटी नहीं करा सकते तो हम लोग अल्ट्रासाउंड या एमआर यूरोग्राफी कराते हैं। अपर ट्रैक्ट इवेल्युएशन के बाद हम लोग लोअर ट्रैक्ट इवेल्युएशन करते हैं और इसमें जो रहता है सिस्टोस्कोपी मैंडेटरी रहता है। सिस्टोस्कोपी की मदद से हम लोग ब्लैडर ट्यूमर डिटेक्ट करते हैं। अगर सीआईएस है तो वो भी पता चल जाता है, प्रोस्टेट से ब्लीडिंग है या रेडिएशन सिस्टाइटिस है। और साथ में हम जो है यूरिन साइटोलॉजी भी कराते हैं। इससे हाई ग्रेड टीसीसी के बारे में हम पता चल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें एटियोलॉजी पता चल गई है तो एटियोलॉजी को ट्रीट करते हैं। बेसिकली स्पेसिफिक जो रहता है उसमें अगर पेशेंट को ट्यूमर है तो हम टीआरबीटी या नेफ्रेक्टमी करेंगे, स्टोन है तो पीसीएनएल यूआरएसएल और इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो इम्यूनोसप्रेशन। अगर किसी भी तरीके का हेमेचूरिया नहीं है तो हम फिर पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं। यूजुअली जो रहता है एनुअल यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं फॉलोअप के लिए और अगर कभी भी पॉजिटिव आता है तो फिर से हम रिपीट करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर कोई भी पेशेंट पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया के साथ आता है तो हम जो रहता है उसको मेलिग्नेंसी मानते हैं और ऐसे में हमें सिटी यूरोग्राम और सिस्टोस्कोपी कराना मैंडेटरी हो जाता है। फिर जो दूसरा केस है उसमें अगर किसी को हेमेचूरिया के साथ पेन है तो ऐसे में 3 कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एसआईपी, स्टोन इन्फेक्शन और पेपिलरी नेक्रोसिस। तो ऐसे में हम जो है सिटी केयूबी, यूरिन कल्चर या रीनल फंक्शन कराते हैं। और अगर कोई जो है हेमेचूरिया एंटीकोagulation पे ले रहा है तो इसमें जो रहता है फुल मेलिग्नेंसी वर्कअप जो रहता है मैंडेटरी होता है। तो ये रहता है हेमेचूरिया के बारे में।